चलें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक ऑब्जेक्ट x है, एक ऑब्जेक्ट y है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है x से रिप्रेजेंट किया गया, उसका मास भी दिया गया और उसकी वेलोसिटी भी दी गई है। ये जी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी, और आप देखें कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। दूसरा, अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट x है, ये क्या करता है, कोलिजन करता है किसके साथ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट y के साथ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी है तो हमें ये बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होता है, यानी उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या उसका मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होता है, वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होता है। और कोलिजन के बाद क्या हुआ कि वाई ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट x है वो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 60 का एंगल बनाकर मूव कर रहा है। यानी ये 2 डायमेंशनल मोमेंटम का क्वेश्चन है, और 2 डायमेंशनल का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले जो x कंपोनेंट्स होते हैं उसका सम यहाँ लिखो, जो कोलिजन के बाद x कंपोनेंट्स होते हैं उसका सम बाद में लिखा, वो दोनों x वाले आपस में इक्वल होते हैं। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पर, अगर x की बात करें, ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.30। ये इसका मास है x ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3.0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये मोमेंटम हुआ। कौन सा मोमेंटम हुआ, x कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम किसका है, x ऑब्जेक्ट का, प्लस। ठीक है, ये प्लस आ गया। प्लस क्या लिखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट की बात है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तो उसका भी x कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये भी x कंपोनेंट है, ये भी x कंपोनेंट है, किसका, ये पहले ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट जो कि 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, अब आप देखें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट y है, अगर आप देखें हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट y है उसका मास हमें दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, my उसकी वैल्यू रखते हैं 0.50 kg, इसका मास हो गया। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है हमारे पास, mx, इसकी मास की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, x की 0.30 kg दी हुई है। अब आपने करना क्या है, अब आप देखें ये ऑब्जेक्ट जो y ऑब्जेक्ट है वो अगर वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले मोमेंटम, इस मोमेंटम को लिखें आप ज़रा, अगर हम साइड पे यहाँ पर लिखें ना, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ ये my है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स बनाने, पहले मोमेंटम लिखा, ये मास है, ये वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट्स बनाने, यानी ये बन गया टोटल मोमेंटम। अब मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। पहला जो कंपोनेंट बनेगा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो आप क्या लिखना चाहेंगे, my cos 45 डिग्री, और y कंपोनेंट क्या लिखना चाहेंगे इसका, my sin 41। ठीक है, cos 41 sin 41। हमें कौन सा चाहिए, हमें x कंपोनेंट चाहिए। तो x कंपोनेंट कौन सा हुआ इसमें से, हम यहाँ पर लिखेंगे my cos 41 डिग्री प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो हम लिखना चाहें मोमेंटम किस तरह से लिखेंगे, हमें पता है इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका मोमेंटम बनेगा mx, और ये v की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी हुई है, mx × 2.0। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया मोमेंटम। जगह हमारे पास नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे पास है मोमेंटम, पूरा मोमेंटम किसका, एक्स ऑब्जेक्ट का ये मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं, एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। हमारे पास मोमेंटम कितना है, mx 2.0, उसके दो कंपोनेंट्स कौन से बनाएंगे, ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, mx 2.0, और ये क्या आ जाएगा, cos 60 बन जाएगा, है ना। और ये वाला क्या बन जाएगा, एंगल के सामने वाला sin थीटा होता है, तो ये क्या बनेगा, mx 2.0 और sin 60 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें कौन सा चाहिए, इसका भी x कंपोनेंट चाहिए और इसका भी x कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हम x कंपोनेंट से डील करें। पहले हमने ये x कंपोनेंट को यहाँ पर लिख लिया है, अब इसका x कंपोनेंट क्या है, ये वाला x कंपोनेंट, तो हम क्या लिखेंगे, mx 2.0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर कहीं लिखते हैं
ये क्या हुआ, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें ना, इसको 0.30 को 3 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.90 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस साइड पर, +0 हो गया तो वो तो ज़ाहिर लिख लिया, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड पर देखें आप, राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैथ my व वैल्यूज़ देखते जाएँ, 0.50 और ये हमारे पास v cos 41 डिग्री, और हमारे पास क्या आ जाएगा +0.3 और ये क्या आ जाएगा 2.0 cos 60 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 0.90 इज़ इक्वल्स टू 0.377v। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे ना और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास ये ओवरऑल ये v वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस 0.3 और इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1। चलें आगे बढ़ते हैं, इस पूरी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा v इज़ इक्वल्स टू 1.59 मीटर पर सेकंड बनेगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो 1.6 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। होप सो आपको बात समझ आ गई। तो इसमें बात समझने वाली ये थी कि आपने क्या किया, एक्स कंपोनेंट्स लिए दोनों साइड पर, कोलिजन से पहले एक्स कंपोनेंट्स लिए, कोलिजन के बाद एक्स कंपोनेंट्स लिए, दोनों साइड पर एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया, उसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर एंड करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारे पास एक बात की गई, यूनिफॉर्म रिजिड बीम है, यानी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, मिड पर होता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी है, ये एंगल बन रहा है 20 का, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अगर आप इसको आप पूरा पढ़ लें कि वो कहता है यहाँ पर ये फिक्स कर दिया, एंगल 20 का बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये चाइल्ड जो है जिसका मास 24 kg है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंगली आपने मोमेंट निकालना है। मोमेंट का फार्मूला पहले सबसे पहले आना चाहिए। आप क्या लिखेंगे, मोमेंट इज़ इक्वल्स टू फोर्स मतलब वेट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब देखें, फोर्स मींस वेट, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ मैस। अब आप खुद देखें, ये ऑब्जेक्ट है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अब पहले ये देखें कि हमारे पास ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है पिवट, क्योंकि ये है, अगर ये 3.2 है तो हमें यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखना हो तो ये कितना बन जाएगा, 1.6 मीटर्स बन जाएगा। और हमें ये बात पता है कि अगर ये यूँ एक्ट कर रहा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होता है, तो हमें ये ढूंढना है, इसका मतलब इसको रिज़ॉल्व करना है। हमने फिर क्या किया, इसको 1.6 को रिज़ॉल्व किया, तो हमें ये बात पता है कि ज़ाहिर है अगर ये एंगल 20 बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा होगा, 20 बन रहा होगा। और इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, और हमें पता है कि ज़ाहिर है ये वाला कॉस वाला होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1.6 cos 20। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये वेट हो गया। और वेट कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो मैथ दिया हुआ है, हमें पता है कि वेट हो कैसे निकाला जा सकता है, mg। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगी यानी वेट होगा वो क्या बन गया, मैस हुआ 24, और इसका जो हमारे पास g की वैल्यू है 9.81 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यही वाला बन रहा है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। कैसे किया हमने, 1.6 को रिज़ॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। कैसे होता है, 1.6 जो होगा उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, 1.6 cos थीटा, 1.6 sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट वो है जो वेट के परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1.6 cos 20। सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता रहेगा 353.9। ठीक हो गया, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं ये 350 न्यूटन मीटर है, करीब करीब कौन सा बन रहा है, यही बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है जी 12।
ये भी हमारे पास कुछ इस तरह से है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसको रिज़ॉल्व करना है। फ़ाइन। तो जब आपने इसको पढ़ा होगा, ये मैं इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसमें जो आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप डायग्राम को देखें तो हमें इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास एक काइंड ऑफ रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड लग रहा है हमें, और उसका हमें वेट दिया गया है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और ये हमारे पास है जी टेंशन, क्योंकि हमें पता है ये जो फोर्स है ये 2 डायमेंशनल में दी हुई है, 2 डायमेंशन में दी हुई है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। और रिज़ॉल्व करने का तरीका तो आपको आता है, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जब मोमेंट वाले क्वेश्चंस आए तो हमें टेल पर रिज़ॉल्व करना होता है। अगर ये टी है तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट बन जाएगा, टी साइन 40 बन जाएगा। और यहाँ जो बनेगा ये इस तरफ बनेगा, वो क्या बनेगा, टी कॉस 40 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें पता है टेंशन को हमने रिज़ॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में, और हम देखें कि जो टी कॉस 40 है ये पिवट से पास हो रहा है। जो फोर्स पिवट से पास हो रही होती है उसकी वजह से मोमेंट नहीं होता, ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमारे पास एक ये फोर्स है और ये हमारे पास ये वाली फोर्स है। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास जो ये वेट है इसका पिवट से डिस्टेंस सपोज़ कर लें x है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा डिस्टेंस फिर कितना होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड में है तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं 2x है। ओके, तो हमने सिंपल क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है। हमें ये बात पता है कि एक फ़ोर्स ये वाली है, एक फ़ोर्स वेट है, ये वाली वेट। तो क्या तरीका होता है कि फ़ोर्स को पिवट वाली साइड पर घुमाएं। ये पिवट इस साइड पर खड़ा हुआ है, तो फोर्स को पिवट वाली साइड पे घुमाना है। तो पता चल रहा है कि टी साइन 40 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ देखें वेट है, वेट को किस तरफ घुमाना होता है, पिवट वाली साइड पे घुमाना होता है। ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है क्या है, टी साइन 40 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किसे करूँ, ये हमारे पास फोर्स है उसका पिवट से डिस्टेंस कितना हो गया, ये देखें जी 2x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टी साइन 40 टू पिवट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x इज़ इक्वल्स टू वेट कितना है हमारे पास 200 किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। खुद से सपोज कर लिया, अगर ये x है तो ज़ाहिर है उसका ये डबल डिस्टेंस है, तो इसलिए 2x हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता चल रहा है ये भी हमारे पास x है, ये भी हमारे पास क्या है, x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहते हैं t को हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो t इज़ इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाएगा, 200 हमारे पास राइट साइड पर था, और इस साइड पे हमारे पास ये जो बचा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड पर, वो क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यानी इसको फर्दर आप सॉल्व करें, 200 डिवाइडेड बाय 1.285, तो ये हमारे पास टेंशन हुई। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 160 न्यूटन्स आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को इधर ध्यान से देखने वाला है। देखें इसमें क्या है, हमारे पास फुल फैट मिल्क मेड अप ऑफ फैट फ्री मिल्क मिक्सड विद अ फैट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये बात समझ आती है कि जो फुल फैट मिल्क है वो क्या है, 2 चीज़ों का सम है हमारे पास। एक तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फैट है और फैट फ्री मिल्क है, ऐसे हुआ ना। गिवन डेटा क्या बता रहा है, अब हम देख लेते हैं जी। हमारे पास यूँ कर लेते हैं, डेटा को इस तरह से लिखते हैं, वॉल्यूम और मास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमें बताया गया है कि वॉल्यूम दिया गया है किसका, फुल फैट मिल्क, फुल फैट मिल्क जो है उसका वॉल्यूम दिया गया है, वो कितना है, हम यहाँ लिखते हैं 1.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसी का मास हमें दिया हुआ है 1.035 kg, ठीक है। ये क्या है, जो मिक्स है ना, यानी फ़ैट और फैट फ्री मिल्क है, दोनों के मिक्सिंग हमें दी गई है। अच्छा जी, तो इसमें दूसरी बात
देखते हैं जी, यहाँ पर हमें कहा गया इट कंटेन्स 4% फैट। अच्छा 4% फैट है बाय वॉल्यूम। अच्छा पहले वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इस बात का ख्याल करना है। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 1 × 10⁻³ ये कंप्लीट वॉल्यूम है। इसकी कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर कुछ वॉल्यूम फ़ैट का है, कुछ वॉल्यूम फ़ैट फ्री मिल्क का है। दोनों का वॉल्यूम मिला के ये टोटल वॉल्यूम बना हुआ है। तो हम आप खुद देखें कि हमें ये बात, ये इसे क्या बदलता है, 4% फ़ैट है। 4% फ़ैट, आपको पता है 4% का मतलब क्या होगा, 4/100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.04 आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये फ़ैट हुआ, लेकिन ख्याल करना है 10⁻³ भी लिखा हुआ है, तो इंटू 10⁻³ भी लिखें। इसका मतलब है जो फ़ैट है, फ़ैट का अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो फ़ैट का वॉल्यूम कितना लिखूँगा, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख दिया। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका लिखना चाहूँ फ़ैट फ्री, ऑब्वियस ही बात है, अगर 4% जो है फ़ैट है तो ज़ाहिर 96% क्या होगा, फ़ैट फ्री मिल्क होगा। 96 का मतलब क्या होगा, 96 का मतलब 96/100 कर दें तो 0.96 आ जाएगा। और क्योंकि 10⁻³ भी है साथ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब हम देखें तो हमें फुल फ़ैट मिल्क का, फ़ैट का और फ़ैट फ्री मिल्क के वॉल्यूम गिवन हैं। और लेकिन और बात भी दी हुई है कि फ़ैट फ्री मिल्क का डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी गई है हमें। अब मैं इसी को ज़रा आगे लेके चलता हूँ। ये इसका है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम किसका है, फ़ैट फ्री मिल्क का वॉल्यूम दिया हुआ है। दोबारा लिख लेते हैं, वॉल्यूम कितना है, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये किसका वॉल्यूम है, फ़ैट फ्री का। इसी की डेंसिटी दी हुई है हमें। डेंसिटी कितनी दी है, 1.040 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। फार्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इस केस में मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, फ़ैट फ्री मिल्क का मास निकालने जा रहा हूँ। वो क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब अगर आप देखें यहाँ पर कि इसकी डेंसिटी की वैल्यू को पुट करें, जो कि 1.040 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होगा। वॉल्यूम इसका 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होगा। तो ये जो मास निकलेगा कि ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा फ़ैट फ्री मिल्क का मास निकल आएगा। और उसकी आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मास, वो फ्री फ़ैट वाला जो मास निकलेगा, वो आपके पास वैल्यू आएगी 0.9984 kg में आ गई। इसका मतलब ये है कि टोटल मास ये था, टोटल मास ये है दोनों का मिला के, और उस टोटल मास में से फ्री, फ़ैट फ्री का ये वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस टोटल में से इस फ़ैट फ्री का माइनस कर दें तो मुझे फ़ैट का मास पता चल जाएगा। और मैं भी इसका मास क्यों निकालना चाहूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ फ़ैट। अगर आप डेंसिटी ऑफ फ़ैट निकालना चाहें तो हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मेरे पास फ़ैट का वॉल्यूम तो है लेकिन मास नहीं है, तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल मास में से ये जो हमारे पास फ़ैट फ्री का मास है इसको कर देते हैं माइनस। तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर उसकी जो है वो फ़ैट के मास का आइडिया हो जाएगा। तो हम यहाँ वैसे लिख लें कि मास, टोटल मास जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ फ़ैट, ठीक है, प्लस हमारे पास मास ऑफ फ्री फ़ैट जो आ जाएगा। और जो टोटल है हमारे पास कितना है, अभी हम यहाँ पर देखा है, ये हमारे पास टोटल है 1.035, और फ़ैट का तो मास हम निकालना चाह रहे हैं। और हमारे पास ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ निकाला है, ये है जी, ये हमारे पास कितना है, 0.9984 ये हमारे पास है। जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ़ैट का मास निकलेगा, वो क्या होगा, 0.0366 kg। ये हमारे पास फ़ैट का मास आ गया। अब हमें फ़ैट की डेंसिटी निकालने के लिए मास मिल गया, वॉल्यूम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो बस आपने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ फ़ैट निकाल लेनी है। डेटा हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, मास जो हमने अभी निकाला है फ़ैट का, वो हम लिखेंगे 0.0366 इज़ द मास
और इसका वॉल्यूम हम ऊपर से देखें, ये रहा वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सो यू विल गेट result for density of fat that would be approximately 915। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में, यस ये इसका मतलब ये है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 9.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और इसका यूनिट kg पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इज़ करेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रेशर का हमें फार्मूला पता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, सिंपल सी बात। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए जब हमारे पास एक वुडन सिलेंडर था, उसे हमने देखा कि वो पार्शली पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ पहले बेसिक बातें बता देता हूँ आपको। फोर्स अप्लाई की है, अब देखें जिस डायरेक्शन में आप देखें फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी दोनों फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स नीचे लग रही है, डिस्टेंस नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें एक बात और समझ आती है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल क्या जितना था उतना रहेगा? नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये वाटर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हाइट अटेन करेगा वाटर, इसका मतलब है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। ठीक हो गया। अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्योंकि नीचे जा रहा है, इसकी हाइट कम हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा है, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, उसकी हाइट डिक्रीज़ होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो लूज़ होगी। वाटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करके हाइट ऊपर की तरफ होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होगी। तीसरी बात कि जो फोर्स है, ये फोर्स वर्क डन करेगी और डिस्टेंस डायरेक्शन में कवर होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जाते हैं तो अप थ्रस्ट जो होती है, अप थ्रस्ट क्या करती है, अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ होगी। क्या ये अप थ्रस्ट वाली फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर करवा रही है? नहीं। इट मीन्स जो अप थ्रस्ट होगा, जो कि फोर्स है ऊपर की तरफ, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करवा रही। तो इसका मतलब ये है कि अप थ्रस्ट वर्क डन नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन में बेशक फोर्स लग रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में फिर डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं हो रहा। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है ये अप थ्रस्ट जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा। अब आप इन ऑप्शंस को देख लें, मैंने सारी बात डिटेल में बता दी है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? सम ऑफ द वाटर गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यस, वाटर की हाइट बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। सिलेंडर लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यस, नीचे की तरफ सिलेंडर जा रहा है तो लूज़ होगी। वर्क इज़ डन बाय द फोर्स। यस, फोर्स जो है वो वर्क लगा रही है और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इट्स ऑल्सो फाइन। वॉट इज़ अ वर्क डन? वर्क इज़ डन बाय द अप थ्रस्ट। वर्क डन नहीं कर रहा, फोर्स अप थ्रस्ट तो है लेकिन उसकी वजह से वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि डिस्टेंस अपवर्ड नहीं है। सो आई थिंक कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, वो डी ऑप्शन हमारे पास गलत है।